नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान कई विधायक जो कि पहले काउंसलर निगम पार्षद थे, उनकी सीटें अब खाली हो चुकी हैं। यानी कि लगभग 12 के करीब निगम पार्षद ऐसे थे जो अब विधायक बन चुके हैं। इनमें दोनों ही राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों के ही पार्षद हैं जो अब विधायक बन चुके हैं। अब इसको लेकर के दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि दिल्ली में 12 निगम पार्षदों को लेकर के चुनाव किया जाएगा। उसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर से चूँकि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर एक बार फिर टिकटार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले टिकटार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया था। आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर अपना मेयर बनाया था। हालांकि इस बार कई निगम पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से मेयर बीजेपी का बना है। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के राजा इकबाल सिंह मेयर हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में निगम की 12 सीटों पर अब चुनाव होना है। 22 मई तक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के अंदर मुख्य रूप से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला नगर निगम के चुनाव में देखने के लिए मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी विधानसभा चुनाव जीत करके सत्ता पर काबिज हुई है। 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का हौसला बुलंद है। एक एक सीट पर 4-4, 5-5 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। उनको उम्मीद यही है कि जहां से वो चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने तरीके से संगठन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर निगम का चुनाव होना है और यहाँ पर निगम पार्षद चुने जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बीते 2 दिन से तेज धूप नहीं थी। मौसम सुहावना बना हुआ था और तेज हवाओं के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश भी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बना हुआ था वो घटकर तकरीबन 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। और इसी कारण की वजह से राजधानी दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। लेकिन अगर हम आज सोमवार की बात करें तो आज सोमवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली के आसमान में पूरी तरीके से धूप खिली रही। लोगों के ऊपर सीधा तीखी धूप पड़ी, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर से दिल्ली में गर्मी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार 17 मई तक राजधानी दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि राजधानी दिल्ली में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस जरूर होगा, लेकिन जो लू जैसी स्थिति है वो फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में नहीं दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर हम पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाकों की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां पर भी अगले 2 से 3 दिन तक जो है वो आसमान साफ रहेगा, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अब तापमान लगातार आने वाले दिनों में बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मई का महीना शुरू हो चुका है, तो आखिर दिल्ली में कब मानसून की बौछारें दस्तक देंगी। तो इसकी भी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया है कि जो देश में मानसून दस्तक देगा इस बार समय से पहले दे सकता है और तकरीबन 27 मई के आसपास मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि केरल में मानसून दस्तक दे सकता है और इस बार जो बारिश है मानसून की वो सामान्य से ज़्यादा रहने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में उन्होंने जनता दर्शन दिया। जनता दर्शन में जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया। साफ तौर पे हर सोमवार को जनता दर्शन का दरबार लगाने के लिए कहा गया है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में हो या फिर गोरखपुर मठ में हो। हर जगह पर जनता की समस्याओं को सुनने का काम, उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण होगा, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके साथ साथ अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश भी दिया जाता है कि किस तरीके से समस्या का समाधान कराया जाए। ऐसे में गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा और गोरखपुर में मंगलवार से ठीक 1 दिन पहले आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने
जनता की समस्याओं को सुना, जनता दर्शन किया। जनता दर्शन में सैकड़ों की तादाद में गोरखपुर निवासी एवं गोरखपुर से अन्य जनपदों के लोग भी उनके मठ पहुँचे। उनसे अपनी समस्याओं को बताने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्याओं को सुनने का काम किया और साफ तौर पे एक निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जनता में किसी को भी कोई समस्या हो तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए विकल्प निकालें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में इस वक्त लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तमाम तरीके की समस्याएं हैं, उनको देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया ने निर्देशित किया है कि समय पर 10 से 12 विभाग के अधिकारी भी अपने अपने विभागों में बैठें, जिससे जनता सीधे अधिकारियों से संवाद कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। पाकिस्तान और इंडिया के वार के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया, युद्ध विराम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में तमाम जो विंग हैं, तमाम मोर्चे और जो संगोष्ठियां चल रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल को लेकर, उसको बहाल किया और ये कहा है कि हर विधानसभा, हर संसदीय क्षेत्र में इन संगोष्ठियों के ज़रिए से लोगों को बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और वक्फ बिल जो अमेंडमेंट किया है भारत सरकार ने, उससे क्या फ़ायदे हैं। लिहाजा फिर से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, नेता, क्षेत्रीय विधानसभा अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष सब लग चुके हैं अपनी पार्टी के काम के लिए और कल से फिर से हर ज़िलेवार, हर विधानसभा में, हर संसदीय क्षेत्र में उनकी कार्यशालाएं होंगी, उनकी संगोष्ठियां होंगी और जो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था वार की वजह से, उनको बहाल किया गया। तमाम मंत्रियों को बता दिया गया है कि सीज फायर का ऐलान हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। आप हर क्षेत्र में जाएं क्योंकि 2027 को चुनाव 2 साल के बाद है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है कि जो निरंतर लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के ज़रिए से काम करती है। अब देखने वाली बात है कि उसी रंग रूप में सीज फायर जब तक नहीं हुआ था, पोस्टपोन्ड हो गया था, फिर से उसी रंग रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए तैयार है और हर इलाके में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर विधानसभा, हर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं, संगठन के विभिन्न कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके। कैमरा किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहलगांव में हमला होने के बाद लगातार उत्तराखंड के अंदर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां उत्तराखंड के अंदर अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया था और तमाम ऐसे जो पाकिस्तानी लोग उत्तराखंड के अंदर हैं उनको यहाँ से तुरंत वापस भेजने का निर्देश जारी किया गया था। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लगातार जो पाकिस्तानी लोग उत्तराखंड के अंदर हैं उनको वापस भेजने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साथ एक बैठक ली है और उस बैठक में DGP को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी लोग विदेशी हैं उनका सत्यापन किया जाए और किस तरह के लोग हैं उनकी पूरी पहचान की जाए। यानी कि यदि कोई इस तरह का आदमी यहाँ पर होता है, पाकिस्तान का होता है या फिर विदेशी आदमी है, तो उसको तुरंत वापस भेजने का निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो विदेशी लोग हैं उनको तुरंत सत्यापन किया जाए और ऐसे जो भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कि फर्जी दस्तावेज के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर रहकर उत्तराखंड की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो फर्जी दस्तावेजों पर उत्तराखंड के अंदर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और जितना लाभ उन्होंने अभी तक लिया है उनसे वो रिकवर किया जाए और रिकवर के साथ साथ उन पर कठोर कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से कार्रवाई ऐसे लोगों पर करता हुआ नजर आता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार तमाम क्षेत्रों में, चाहे हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तमाम जगहों पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और जो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने किराएदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन पर भी कहीं ना कहीं जुर्माना ठोकने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए कि जो भारी लोग हैं, कुछ लोग छिपकर रहते हैं, यानी कि अपनी पहचान छिपाकर रहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अब पुलिस प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर बुद्ध पूर्णिमा स्नान को लेकर के है। पूरे प्रदेश के अलग अलग गंगा के तटों पर बुद्ध पूर्णिमा का स्नान संपन्न हुआ। सुबह से ही आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और अलग अलग घाटों पे हजारों की संख्या में लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा का स्नान किया। पुलिस ने इस बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए देर रात से ही ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया था, जिसके तहत हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह के वाहन के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, वहां पे कोई भी ऑटो रिक्शा भी प्रतिबंधित किया गया था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को आसानी से गंगा घाटों पे पहुंच करके स्नान करने का अवसर मिला। पुलिस ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे जुटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एक व्यापक ट्रैफिक प्लान लागू किया था, जिसके तहत पूरे क्षेत्र को यानी हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टरों में बांट दिया गया था। सभी 21 सेक्टरों का प्रभार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया था, जो वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन कर रहे थे और श्रद्धालुओं को गाइड भी कर रहे थे। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने देर रात तक स्नान करके पुण्य लाभ कमाया। इसके साथ ही पुलिस ने इस बात का भी ध्यान रखा था कि लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार में एकत्र होने के चलते हाईवे और स्थानीय बाजारों में कोई ज्यादा अस्त व्यस्तता न हो, लोगों को दिक्कत न हो। इसको देखते हुए व्यापक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था, लेकिन बावजूद इसके लाखों लोगों की भीड़ का दबाव शहरी क्षेत्रों के साथ साथ हाईवे पर भी देखा गया। शहरी क्षेत्रों में जहां श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते काफी अस्त व्यस्तता का माहौल रहा, वहीं पे हाईवे पर भी वाहन रेग रेग कर चलते रहे। गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में जल पुलिस के लोगों की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं कोई अनहोनी की सूचना नहीं मिली। इस तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा स्नान पर्व यानी बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर्व सकुशल संपन्न हो गया। स्नान संपन्न होने के बाद पुलिस के अधिकारियों और जिला प्रशासन के लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी आभार जताया है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत के बरेली सितारगंज हाईवे पर निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन किसानों के मुआवजे की फाइल अभी भी अटकी पड़ी है। ऐसा तब है जब लगातार मुआवजा देने का जिम्मेदार दावा कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है जमीन के अधिग्रहण में खेल के खुलासे के बाद हाईवे का निर्माण थम गया था, लेकिन अब फिर से बरेली सितारगंज हाईवे के निर्माण के ने तेजी पकड़ ली है। इसके साथ ही जहानाबाद और अमरिया क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़क का काम अंतिम चरण पर है, लेकिन इस रफ्तार के बीच किसान जरूर परेशान हैं, क्योंकि हाईवे निर्माण की रफ्तार भले ही तेज है, लेकिन कई किसानों के मुआवजे की फाइल अब तक अफसरों के दफ्तर में ही अटकी है। तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर काटने के बाद भी इन किसानों को मुआवजे नहीं मिल पा रहे हैं। जिन किसानों का बात चल रहा है वे अभी भी विचाराधीन हैं। दरअसल बरेली से सितारगंज तक करीब 71 किलोमीटर तक लंबा हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसमें करीब 30 किलोमीटर हिस्सा पीलीभीत की सदर और अमरिया तहसील क्षेत्र में आता है। हाईवे निर्माण को किसानों की जमीन अधिग्रहण में घोटाले का खेल खेला गया था और अफसरों ने करोड़ों रुपए का गोलमाल किया था। खुलासा हुआ तो कई अफसर अमरिया और सदर तहसील के लेखपाल इसकी जद में आए थे, जिसके बाद लेखपालों पर निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी, जो अब तक बहाल नहीं हो पाए हैं। अब भी निलंबित लेखपाल बहाली के लिए चक्कर काट रहे हैं। हालांकि घोटालों का खेल खुलने से हाईवे निर्माण का कार्य कुछ समय के लिए जरूर रुक गया था, बाद में निर्माण फिर शुरू हुआ। मौजूदा समय में हाईवे निर्माण ने तेजी पकड़ी है। जहानाबाद और अमरिया क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़क को बना भी दिया गया है। अन्य स्थानों पर भी मिट्टी पटान समेत अन्य कार्य हो रहे हैं। हालांकि किसान जो हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल सका है। हालांकि एक तरफ जहां हाईवे ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं जो किसानों की फाइलें हैं वो अभी तक लगातार ऑफिसों के ही चक्कर काट रही हैं, जिससे किसान भी लगातार अपने मुआवजे के लिए दर दर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों को मुआवजा
नहीं मिल सका है। हालांकि हाईवे बनने के बाद जरूर लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मौजूद रहे। इसके साथ साथ फरीदाबाद के अलग अलग विधायक और अधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। ऐसे में 16 कंप्लेंट जो है इस दौरान जो है बैठक में शामिल की गई, जिसमें से 9 कंप्लेंटों को तुरंत जो है निस्तारण करने का मंत्री द्वारा काम किया गया। जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो है गर्मियों के दौरान आने वाली पानी को लेकर थी, जिसमें सेक्टर 23 के एक युवक ने कंप्लेंट लगाई और कहा कि फरीदाबाद के सेक्टर 23 में लंबे समय से जो है पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग जो है पैसे देकर पानी भराने का काम कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में अधिकारी ने जो है स्पष्ट आदेश देते हुए अधिकारियों को कहा कि जो है लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनमें अगर कोई भी अधिकारी कोताही बरतता है तो फिर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस बैठक में एक और मामला सामने आया, जहां पर जो कवरेज करने के लिए जो मीडिया साथी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनको जो है मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे पत्रकार नाराज हो गए। और मंत्री से सवाल पूछने पर मंत्री ने कहा कि इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, बल्कि वही नहीं चाहते कि अंदर मीडिया कवरेज करे। हालांकि उन्होंने इस बारे में माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार अगर पत्रकारों को इनविटेशन दिया जाएगा तो उनसे कवरेज जरूर कराई जाएगी। तो वहीं इस बैठक में करीब 16 ऐसी शिकायतें सामने आई, जिनमें 9 को तुरंत निस्तारण किया गया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो है जल संकट को लेकर थी। दूसरा थी सबसे बड़ी जो है हाई टेंशन तारों को लेकर थी, जो घरों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन तार होते हैं। अब मंत्रियों ने इन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी कब तक इन समस्याओं को दूर कर पाते हैं और लोगों को जल आपूर्ति पूरी तरह से मिल पाती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। विशेष कार्यक्रम जो सिटी रिपोर्टर है उसमें आपका स्वागत है। क्या बीदर जिले, कर्नाटक के बीदर जिले में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी पैदा हुई है? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा। शनिवार के रोज रियासत कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में बीदर के वफादार कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और साबिक MLA और वजीर राजशेखर पाटिल के नेतृत्व में बेंगलोर शहर में एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जो नाइंसाफी हुई है उसी को लेकर एक मीटिंग तलब की गई। साथ ही साबिक MLA अशोक खेणी भी मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और जिम्मेदार मुखंड लोग भी मौजूद रहे। इस पार्टी का जो मीटिंग का जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस मीटिंग का तलब करने की वजह ऐसा मालूम हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी हुई है। आखिरकार क्या नाइंसाफी हुई है, इसी मुद्दे को लेकर साबिक MLA जो हुमनाबाद के राजशेखर पाटिल के नेतृत्व में एक मीटिंग तलब की गई, जिसके साथ ही अशोक खेणी जो बीदर साउथ के साबिक MLA अशोक खेणी ने भी इनका साथ दिया कि जो कांग्रेस पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता हैं उनके साथ नाइंसाफी होने की उम्मीद जाहिर की। और साथ ही साथ बीदर जिले में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और तंजीम को डेवलपमेंट करने की भी बात कही गई। आखिरकार इस मीटिंग तलब करने, बेंगलुरु शहर में तलब करने की वजह क्या है? आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं या नहीं? इस मीटिंग का मतलब सामने देखने को ये मिल रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो कांग्रेस पार्टी के बीदर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। आखिरकार ये नाइंसाफी क्यों हुई, किस वजह से हो गई, आखिर नाइंसाफी करने वाले कौन है? क्या कांग्रेस रियासत कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार कांग्रेस की सरकार है, रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी आखिरकार क्यों हो रही है? इस पर जो रियासत कर्नाटक के जो KPCC के अध्यक्ष है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर बेंगलोर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की है और कहा कि भारत आतंकवाद की को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो जवाब दिया है वो आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों के लिए एक बड़ा संदेश है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सफल बताया और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया। मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करता हूं। देश को सेना की ताकत और रणनीति पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही यह ऑपरेशन सफल हो पाया है। अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अजित पवार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंक के खिलाफ भारत की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पुणे या देश के किसी भी हिस्से में आतंक फैलाने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना उसे उसी की भाषा में जवाब देंगी। अगर जरूरत पड़ी तो आतंकियों को ऊपर भेजने का काम भी किया जाएगा। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पहले ही दिन भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी और ड्रोन हमलों का भी भारत ने करारा जवाब दिया। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा और अंततः पाकिस्तान सीज फायर पर राजी हुआ। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ऑपरेशन से पहले शहीद हुए देगलूर के जवान सचिन मनंजे को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मनंजे की शहादत उस वक्त हुई जब वे विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहे थे और वाहन सड़क धंसने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शहीद जवान सचिन मनंजे के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब आतंक का सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा बल्कि उसकी जड़ तक जाकर उसे खत्म करेगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। रायपुर से बलौदा बाजार मार्ग पर सारा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें स्वराज माजदा और टेलर के भिड़न से 13 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल है। आपको बता दें कि सभी स्वराज माजदा में सभी लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग आसपास एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लगभग माजदा में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। छठी कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच भीषण स्पीड से आ रही टेलर ने माजदा को टक्कर मार दिया और जोरदार भिड़न हो गई, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक तत्काल मौके पर मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घायल हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जो लोग घायल हैं, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर के रायपुर दहल गया है। इसके साथ ही इस पूरे घटने को लेकर के स्थानीय विधायक ने मृतक परिवार के घर गए और मुख्य अग्नि कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना के प्रति जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की और घायल जो लोग घायल हैं इस घटना को लेकर के उनके लिए 50,000 मुआवजा, इसके साथ ही जो मृत हुए हैं उनको लेकर के 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं अब इस घटना के बाद पूरी तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है और ये जानकारी दी जा रही है कि आखिर ये घटना क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये तमाम मुद्दों को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू, जेके 24 न्यूज, रायपुर।